हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी यानी प्रशांत अस्थाना क्लास। और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत अस्थाना। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th की समकालीन विश्व राजनीति पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही आपको दे चुके हैं। मैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। और हम आज करेंगे इसका पार्ट 3 और आखिरी, जो कि एक आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हमने देखा था अभी शुरू से लेकर के सेकंड पार्ट तक में कि किस तरीके से पूरा विश्व जो था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध की लहर की ओर बढ़ चुका था, जहां पे अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ये एक ऐसा युद्ध था जहां पे युद्ध जो था वो रक्त रंजित ना होकर के सिर्फ एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर रहा था जहां पे युद्ध की संभावना बनी रहती थी। तो दोस्तों, आपने अगर लास्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, सेकंड पार्ट, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट भी जरूर करिएगा कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप और चीज़ें चाहते हैं। तो दोस्तों, नॉलेज इज़ पावर। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। तो पार्ट 2 में आपने देखा होगा कि मैंने इसी मैप से पार्ट 2 को ख़त्म किया था। तो मैं जहाँ से ख़त्म करता हूँ वहीं से दूसरी चीज़ शुरू करता हूँ। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि इस मैप में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए यानी अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, तो किस तरीके से दोनों देशों ने मिलकर के पूरे विश्व को दो अलग अलग हिस्सों में, दो अलग अलग गुटों में बांट दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दो गुटों के बीच में भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1945 में जब इन दोनों ने अपने आप को विश्व में दो सुपर पावर बनाने की कोशिश की थी, तो 1947 में आज़ाद हुए भारत ने इसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो था तीसरा एक विकल्प देना बाकी देशों को, जो कि था गुटनिरपेक्ष। तो इस वीडियो में हम लोग गुटनिरपेक्ष के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सैन्य संधि संगठन बनाए गए थे, कि अमेरिका ने 3 सैन्य संधि संगठन बनाए थे, जिसका नाम था नाटो, सीटो और सेंटो। तो नाटो, सीटो और सेंटो। तो नाटो बना था आपका 1949 में, सीटो था 1954 और सेंटो था 1955 में। जब अमेरिका ने इन तीनों अलग अलग गुटों का निर्माण कर लिया, अलग अलग तीनों संगठनों का निर्माण किया, उसके बाद सोवियत संघ ने अपना वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था, जो कि था 1955 में। तो दोस्तों, अब बारी है शीत युद्ध के दायरे की, कि शीत युद्ध का दायरा क्या था, कि शीत युद्ध किस किस हिस्सों में कहाँ कहाँ तक फैल चुका था। तो हमने देखा था कि 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी, बर्लिन को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। दूसरा 1950 में कोरिया संकट। तो कोरिया संकट भी आप देखोगे, अभी आप लोग न्यूज़ में देखते हैं कि दो कोरिया जो है दो अलग अलग देशों में बटा हुआ है, एक है आपका नॉर्थ कोरिया, एक है साउथ कोरिया। तो दोनों देश पहले एक ही थे, बट बाद में जब इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे भी दो अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न होने लग गई, जिसकी वजह से जो कोरिया था वो दो अलग अलग हिस्सों में बट गया, जो कि एक था आपका उत्तर कोरिया और एक है दक्षिण कोरिया। तीसरा, 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप बना रहा था। यही कारण है कि वियतनाम में आज भी चाइनीज़ गवर्नमेंट अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में लगी हुई है। तो वियतनाम अगर आप जब जाओगे चाइना से नीचे की और जब हम देखेंगे तो लाओस और कम्बोडिया के साथ में नीचे आपको वियतनाम भी मिलेगा। फोर्थ, 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, उसको अपनी ओर मिलाने की कोशिश की थी। फिफ्थ, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। और क्यूबा मिसाइल संकट जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 की आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ था आपका गुटनिरपेक्ष देशों का उदय और युद्ध संकट टालने में कारगर भूमिका। तो दोस्तों, जो युद्ध का जो संकट था, शीत युद्ध जो चल रहा था, उसको ख़त्म करने में या उसकी स्थिति को टालने में भारत का और गुटनिरपेक्ष देशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के सामने कुछ चुनौतियां आई थी, जिसके कारण शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ था। तो ये हम दूसरी वीडियो में बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा इसको अलग से आप लोगों को बताएंगे। तो अमेरिका की चुनौती और सोवियत संघ की चुनौतियां क्या क्या थी अपने प्रति, विश्व के प्रति, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो अमेरिका चुनौतियों थी कि सोवियत संघ की अपेक्षा काफ़ी कम थी।
अमेरिका के पास बहुत कम चुनौतियां थी। क्यों? क्योंकि जापान पर परमाणु हमले के बाद विश्व राजनीति में अमेरिका का दबाव बढ़ गया था, जबकि सोवियत संघ को अभी अपना प्रभुत्व स्थापित करना बाकी था। जब हम किसी पे अटैक करते हैं तो हमारा प्रभुत्व बाकी सबके मुकाबले में बढ़ जाता है। तो यही कारण था कि अमेरिका सोवियत संघ से ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था विश्व के पृष्ठ पर। दूसरा, दोनों महाशक्ति व विश्व युद्ध की विजयी टीम से संबंधित थी, परंतु अमेरिका संचार और तकनीकी मामले में काफ़ी आगे निकल चुका था, और यही अंतर था कि इस अंतर को कम करने के लिए संसाधनों का उपयोग किया, जिससे कि आर्थिक रूप से पिछड़ गया। देखो, अमेरिका टेक्नोलॉजी में, विचार में और यहाँ तक कि संचार में भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था, परंतु जो सोवियत संघ था वो पुरानी विचारधाराओं के साथ में सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा था। यही कारण था कि जब उसने अमेरिका को बराबर की टक्कर देनी चाहिए तो उसने अपने संसाधनों का बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो उस आर्थिक स्तर से आर्थिक रूप से पिछड़ गया। थर्ड, कि सभी अमेरिकी राज्य शासन की तुलना में संलिप्त थे, जबकि सोवियत संघ में शामिल कई राज्य रूस जैसे विकसित राज्यों पर निर्भर थी। इन राज्यों को अलग से आर्थिक मदद देनी पड़ती थी। देखो दोस्तों, जैसा कि अमेरिका में जितने भी राज्य थे, अमेरिका सिर्फ एक अकेला देश या अकेला राज्य नहीं है। अमेरिका में जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो अमेरिका क्या है, एक अलग अलग राष्ट्रों का क्या है, एक संघ बना हुआ है। तो जब अमेरिका में और देश भी जुड़े हुए हैं तो उन देशों का एक भूमिका ये थी कि वो अपने लिए, अपने आप के लिए तत्पर थे, पूर्ण थे, वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकते थे। लेकिन सोवियत संघ में जो अधिकतर जो देश थे वो सब लोग सोवियत संघ की ओर ही झुके हुए थे, उन सबका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। उनको जरूरत पड़ने पर सोवियत संघ से आर्थिक रूप से मदद मांगनी पड़ती थी। फोर्थ, परमाणु हथियारों एवं अन्य युद्ध अथवा रॉकेट और के मामले में सोवियत संघ में अन्य विकास कार्य की अपेक्षा इन पर ज़्यादा धन खर्चा किया, जिससे उसके जनता में असंतोष तेजी से फैली और वह पश्चिमी देशों के मुकाबले संचार प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में पिछड़ गया। तो दोस्तों, परमाणु हथियार और अन्य युद्ध अथवा रॉकी नहीं है, ये रॉकेट है, यहाँ पे ये गलत हो चुका है, यहाँ पे रॉकेट आएगा। तो रॉकेट और इन सब के मामलों में सोवियत संघ का विकास कार्य अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी पीछे था। इसने इसके ऊपर बहुत धन खर्च किया, जिसके कारण वहाँ की जनता को कई प्रकार की असुविधा हुए और वहाँ के जो संचार था, जो क्षेत्र था, वो पिछड़ गया, जिसके कारण सोवियत संघ के सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ गया था। तो दोस्तों, अब है हमारा अगला टॉपिक गुट निरपेक्षता, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही बताया था कि गुट निरपेक्षता क्या है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता कह रहा, गुट निरपेक्षता का अर्थ सभी गुटों से अपने को अलग रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्षितिज के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया था, जो दो ध्रुवीयता में बट रहे देशों को अपने से अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विश्व जो था दो अलग अलग खेमों में, दो अलग अलग गुटों में बट रहा था, एक था पूंजीवादी और एक था साम्यवादी। तो दोस्तों, यहाँ पे जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने गुट निरपेक्ष प्रणाली को अपनाया और इसको आगे की ओर बढ़ाया, इस आंदोलन को शुरू किया, जिससे कि जो नए देश हैं वो अपने संसाधनों को बचाए रखने के लिए ना ही तो पूंजीवाद को चुने और ना ही साम्यवाद को, वो गुट निरपेक्ष में आ सकते हैं और अपने संसाधनों का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। आप लोग चाहें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग अलग नहीं रखा था, अपितु इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरोकार था। यहाँ तक कि इसका मतलब कि हमने या गुट निरपेक्ष देशों ने अपने आप को पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देशों से अलग रखा, उनकी राजनीतिक शक्तियों से अलग रखा, लेकिन विश्व राजनीति में अपना स्थान जो था वो बनाए रखे थे। जो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन, अभी हमने पढ़ा गुट निरपेक्षता क्या थी, अब गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी सन 56 में, जिसमें यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये कहा देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये जो तीन नेता हैं हमारे, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू
और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन्हीं तीनों ने मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। उसके बाद यहाँ पे दो और नेता हमारे साथ जुड़ गए थे, वो थे इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे नक्रुमा। तो ये दोनों भी बाद में भारत और उनकी टीम के साथ में गुट निरपेक्ष आंदोलन में ये भी जुड़ चुके थे। तो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन जो था वो हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, जिसमें 25 सदस्य देश शामिल थे। और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के 14वें सम्मेलन में 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षण देश भी शामिल हुए। दोस्तों पहले बैठक में सिर्फ 25 थे और 14वीं बैठक में 166 हो गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपने आप को काफ़ी अधिक मात्रा में विकसित भी किया है। ये हैं आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता: जोसेफ ब्रांच टीटो यूगोस्लाविया से, जवाहरलाल नेहरू भारत के, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र, सुकर्णो इंडोनेशिया और वामे नक्रुमा ये थे घाना के। तो इन सभी नेताओं ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह महाशक्तियों के गुटों में सम्मिलित न होने का आंदोलन था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, महाशक्तियों के गुटों से पृथक रहने की इस नीति का अर्थ यह नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग थलग रखे अथवा तटस्थता का पालन करे। तो यहाँ पे एक हमें वर्ड मिल जाता है तटस्थता, और एक है यहाँ पृथकतावाद। तो पेपर में आप लोगों से पूछता है कि पृथकतावाद क्या है, या गुट निरपेक्ष का अर्थ पृथकतावाद है या नहीं है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो पृथकतावाद का मतलब होता है, या पृथकवाद का मतलब होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मसलों से काट करके रखना। ऐसा नहीं था, क्योंकि गुट निरपेक्ष अपने आप को विश्व से जोड़ करके रखा हुआ था। अगला, तटस्थता का तात्पर्य होता है कि मुख्यतः युद्ध में सम्मिलित न होने की नीति का पालन करना। तो ये बिल्कुल सही है कि गुट निरपेक्ष का जो अर्थ है वो तटस्थता का पालन हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फैसला किया था कि अगर इन दोनों में युद्ध होते हैं तो हम में से कोई भी देश इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि पहली बात कि हम लोग इन दोनों विचारधाराओं से सहमत नहीं थे, इन दोनों की सम्मिलित नहीं थे, इनके संग में नहीं थे। दूसरा ये था कि हम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं थी, या हमारे पास इतना विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी नहीं थी कि हम लोग अपना विकास भी साथ में करें और युद्ध में भी शामिल हो सके। तो हम लोगों ने युद्ध से दूरी बनाए रखना ही ज़्यादा अच्छा समझा। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, तो उसके उद्देश्य क्या थे? तो शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, कि शीत युद्ध की जो राजनीति है उसको खत्म करना या उससे दूर रहना। दूसरा, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को खुले तौर पर रखना ताकि प्रत्येक देश उसके अंदर अपनी भूमिका को निभा सके। सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, दूसरे देशों से जो सैन्य गठबंधन बने थे, वार्सा पैक्ट, नाटो, सीटो और सेंटो, उनसे दूरी बना करके रखने की कोशिश की गई थी। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता, जो रंग भेद की नीति जहाँ पे रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इस नीति का भी विरोध किया गया था। और मानव अधिकारों की रक्षा करना भी इसका परम उद्देश्य बना हुआ था। दोस्तों आज के समय में गुट निरपेक्षता आंदोलन के कुछ अलग पहलू भी हमें सामने से मिलते हैं। जैसे वर्तमान प्रासंगिकता क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन की? तो आज के समय में अगर हम लोग जब देखते हैं तो ये स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। ये पहले भी था और आज भी है। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा और देशों का इस समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा। क्योंकि जब 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस उसका उत्तराधिकारी बन के आया, तो भारत का उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मैत्रीपूर्ण संबंध बना हुआ था, जो कि 1971 की वॉर में जब रूस ने हमारी मदद की थी भारत की, तो तब से ये मैत्री संबंध बनाए हुए थे। लेकिन हमने कभी भी उसका गलत इस्तेमाल या फिर उस मैत्री का हमने इसको सपोर्ट करने में कभी नहीं किया। जहाँ पे रूस की गलती है, सोवियत संघ की गलती हुई, हमने वहाँ पे विश्व स्तर पे सोवियत संघ को भी गलत बताया था। दूसरा कि विदित है कि इस आंदोलन का उद्देश्य देशों के हितों की रक्षा करना था। हम भूलवश इसको केवल शीत युद्ध से जोड़ देते हैं। इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य पर राजनीतिक परिस्थितियाँ और मुद्दे बदलते रहते हैं। तो जब हम लोग बोलें कि सिर्फ गुट निरपेक्ष आंदोलन सिर्फ शीत युद्ध से जुड़ा है तो ये गलत होगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा पड़ी रहेगी। जब भी दो गुटों में या दो अलग अलग समूहों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके बीच में किसी एक को आना पड़ेगा जो दोनों की तरफ से ही शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखने में कोशिश करता है। तीसरा, सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन अप्रासंगिक प्रतीत होता है, लेकिन
निम्नलिखित मुद्दों के साथ इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। तो दोस्तों कभी कभी लगता है कि यह आंदोलन अब लगभग खत्म ही है या इस आंदोलन का और कोई रूप नहीं हो सकता, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने आप को बहुत अच्छे से स्थायी रूप से सुदृढ़ बनाया है विश्व स्तर पे, जिसके हमें कुछ यहाँ पे नीचे बिंदु दिए गए हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विवाद। जब पूरा विश्व जो है अपने अपने विकास कार्यों में लगा हुआ है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी अपनी गहन चिंता दर्शाई है। विश्व में गुटबाजी की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष की हो रहे हैं, जिसको सॉल्व करने में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी भूमिका निभाई है। जैसे कि मध्य पूर्व खाड़ी देश अफगानिस्तान में शरणार्थी समस्या, शरणार्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा है आज के समय में। एग्जाम्पल के लिए जैसे रोहिंग्या और मध्य पूर्व के, तो भारत ने रोहिंग्या मुसलमानों को तथा दूसरे अलग अलग समुदायों को अपने यहाँ जगह दी है, जबकि भारत ने शरणार्थी मैत्री संधि पर कभी साइन नहीं किया। जिन देशों ने साइन किया उन्होंने उनको तो करना है, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किए, फिर भी इस संधि को वो मानती है और उन्हें अपने यहाँ शरण देती है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति। तो एशिया में और प्रशांत क्षेत्र यानी प्रशांत महासागर में तो जो क्षेत्र है वहाँ पे शक्ति संतुलन हेतु जो टकराव की स्थिति बनी रहती है, उसको भी कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका नज़र आती है। आतंकवाद का मुद्दा भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में, जिसको आज पूरा देश पूरा विश्व बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विचारपूर्ण तरीके से ले रहा है और इस मुद्दे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति, नया साम्राज्यवाद जो है उसके तहत राजनीतिक कूटनीति का भी प्रयोग किया जा रहा है। ऋण जाल की राजनीति, ऋण जाल जब कोई देश अपने को विकसित करने के लिए किसी दूसरे देश से ऋण लेता है और उसका जो ब्याज होता है वो जब वो बढ़ता चला जाता है, तो एक ये ऋण जाल के तौर पे देखा जाता है। जैसा कि अगर हमने किसी बैंक से या किसी साहूकार से जब हम लोग पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसके बदले में हमें उन्हें कुछ देना पड़ता है, जिसके साथ में हमें उन्हें ब्याज की मोटी रकम भी देनी पड़ती है। यही चीज़ विश्व स्तर पे भी दिखाई देती है, जहाँ पे गरीब देश इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते और उन्हें अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दूसरे देशों को कुछ सालों के लिए देना पड़ जाता है। अगला है साइबर हमले और अंतरिक्ष में इसके प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा। दोस्तों आज के समय में आतंकवाद जैसे ही एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मुश्किल एक स्थिति है जिसे हम बोलते हैं साइबर हमले। साइबर हमले जो कि इंटरनेट की मदद से एक देश से दूसरे देश में उनकी फाइलों को चुराया जा सकता है, उनके ऊपर हमले किए जा सकते हैं, वायरस से अटैक किया जा सकता है, जैसे कि हम आजकल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये साइबर हमले में आ जाते हैं। अगला क्या है, अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा। आज पूरा विश्व, प्रत्येक देश अंतरिक्ष में भी अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश कर रहा है कि अंतरिक्ष में अपने यान भेज रहे हैं, अलग अलग ग्रहों पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और जितने भी हम लोग सैटेलाइट्स जो हम लोग स्पेस में भेज रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हम लोग ने पृथ्वी को तो गंदा किया ही किया है, इसके साथ साथ हम लोग अब स्पेस को भी गंदा कर रहे हैं। स्पेस में भी हमने बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स भेज दिए हैं। कुछ सैटेलाइट्स रिटायर्ड हो चुके हैं जो कि वहीं स्पेस में ही घूमते रहते हैं, तो ये कचरे की भांति ही स्पेस में भ्रमण करते रहते हैं हमेशा। दोस्तों अब गुटनिरपेक्ष देशों के समक्ष समस्याएं हैं। ये जो समस्याएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना पड़ेगा, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये समस्याएं ऐसी थी जो अमेरिका और सोवियत संघ के साथी देशों ने मिलकर के क्रिएट की थी उन देशों के लिए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ या गरीब देश जो हैं वो जुड़े हुए हैं। पहला है आपका सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं LTBT। तो LTBT क्या था, ये था कि वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी के अंदर। दोस्तों यहाँ पे ये अलग अलग है, वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी। तो इनके अंदर परमाणु हथियार के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1945 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावित हो गई। इस संधि के मुताबिक कि कोई भी देश वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और पानी में, अर्थात हवा में, पानी में और वायुमंडल, अंतरिक्ष में या भूमि पर इसका परीक्षण यानी परमाणु बमों का, परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकता। जो देश इस पे साइन करेंगे वो लोग इसके बाद इसका परीक्षण
नहीं कर सकते। अगला है आपका दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि, NPT। इसका मतलब इसमें यह है कि आपको जो परमाणु बम आपके पास हैं या हथियार हैं, तो उसके अलावा आपके पास और ज़्यादा आप विकसित उसे नहीं कर सकते। आइए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है यह संधि सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो ही आपको उसकी अनुमति है, अर्थात आप उसको रखने की अनुमति आपके पास नहीं है, तथा शेष राज्यों को ऐसे हथियार प्राप्त करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्य का ध्यान रखते हुए उन राष्ट्रों को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पूर्व किसी परमाणु हथियार या दूसरे विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण एवं विस्फोट किया हो। जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले इन बमों का परीक्षण किया होगा वही देश इसको रख सकते हैं, बाकी देश नहीं। इस परिभाषा के तहत 5 देश जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ जो कि बाद में रूस बन गया, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। तो दोस्तों यहाँ पे इन सभी देशों ने मिलकर के ये जो फैसला है सिर्फ अपने लिए लिया कि सिर्फ यही देश परमाणु संपन्न शक्ति बने रहेंगे, बाकी देश इसको रखने का हक खो देगी। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में दस्तखत हुए और 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। परंतु दोस्तों और बाकी देश ऐसे भी थे जो अपने आप को समय विकसित कर रहे थे, तो उन देशों ने इस पर साइन नहीं किया। इसी कारण से इस संधि को अनियत काल के लिए सन 1995 में बढ़ा दिया था कि आगे के समय के लिए भी अगर कोई देश चाहे तो इसके ऊपर साइन कर सकते हैं और अपने आप को पाबंदियों के अंदर रख सकते हैं ताकि हथियारों की होड़ को कम से कम किया जा सके। दोस्तों इसके बाद जो आएंगे 4 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं SALT 1। तो SALT जो था वो इसका शॉर्ट नेम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स का। तो एक सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का जो प्रथम चरण था सन 1962 में के नवंबर में शुरू हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव, इनका नाम आप जरूर याद रखें। जो सोवियत संघ के नेता हैं ये लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं रिचर्ड निक्सन। तो इन्होंने मॉस्को में, तो मॉस्को आपका रसिया में है यानी रूस में है, तो यहाँ पे 26 मई 1972 को कई समझौते किए। तो जिसमें से पहला था आपका परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि। तो परिसीमन है, ये परिसीमन है, जहाँ पे इसका नाम है ABM ट्रीटी यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ABM ट्रीटी थी जहाँ पे हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि को के अंतर्गत बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कि सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के विषय में अंतरिम समझौता किया गया था, जो कि ये 3 अक्टूबर सन 1972 से प्रभावी हो चुका था। दोस्तों उसके बाद अगला है आपका सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2 यानी जो हमने SALT अभी यहाँ पे SALT 1 पढ़ा है ये वाला, इसी का दूसरा हिस्सा था SALT 2। तो SALT 2 में क्या किया गया, वार्ता का दूसरा चरण था जो कि 1972 के नवंबर महीने में आरंभ हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुराने वाले में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो थे निक्सन यानी रिचर्ड निक्सन और इसके थे लियोनिड ब्रेजनेव। लेकिन जब दूसरी वार्ता हुई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो गए थे, वो थे जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता वही थे। तो उन्होंने वियना में 18 जून 1972 को सामरिक तौर पर घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए कि जो घातक हथियार हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाई जा सके। दोस्तों ये था SALT। अब अगला आता है हमारा दूसरा, ये है हमारा सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि, जिसे हम लोग START के नाम से भी जानते हैं। तो START क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, दोस्तों यहाँ पे आपने देखा जिमी कार्टर थे, अब राष्ट्रपति चेंज हो गए अमेरिका के, वो हैं जॉर्ज बुश सीनियर, एवं सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव, यहाँ पे लियोनिड ब्रेजनेव थे और यहाँ पे ये चेंज हो गए। ये 1972 की बात थी और ये 1991 की बात थी। तो यहाँ पे इन्होंने 30 जुलाई 1991 को एक सामरिक तौर से सबसे घातक हथियारों के परिसीमन और एवं उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर दस्तखत किए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कितने साल के बाद हुआ और 2 अलग अलग इम्पोर्टेंट नेताओं ने इसकी भूमिका निभाई थी। और यहाँ हमारे गोर्बाचेव है, यही थे जिनके कारण जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया। यहाँ सोवियत संघ 1990 में ख़त्म हो चुका था और उसके राष्ट्रपति के तौर पे
गोर्बाचेव आए, जो कि रूस के राष्ट्रपति बाद में 1991 में बने थे। दोस्तों अगला है आपका सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि यानी स्टार्ट 2। तो स्टार्ट 2 में क्या था कि सामरिक रूप से जो घातक हथियार हैं उनको सीमित करने एवं उनकी तादाद में कमी लाने। जो स्टार्ट 1 में बात की गई थी वही स्टार्ट 2 में भी बात की गई है। इससे संबंधित रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रूसी राष्ट्रपति जो थे वो चेंज हो गए हैं, बोरिस येल्त्सिन, एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने 3 जनवरी 1993 को दस्तखत किए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ यहाँ पे जो हमने भी देखे, ये चुनौती थी जो गुटनिरपेक्ष देशों के लिए बहुत अहम मुद्दा यहाँ पे क्रिएट करती है, अहम मुद्दा दिखाती है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे वार्ता की गई हैं, ये सारी की सारी वार्ता ये सब बड़े देशों के आपसी तालमेल से की गई थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इसमें सम्मिलित थे, जो पहले से ही परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। लेकिन जो बाकी गुटनिरपेक्ष देश थे उन लोगों ने अभी तक कोई बड़ा परमाणु परीक्षण नहीं किया था। भारत ने भी अपना परमाणु परीक्षण एक पहले किया था इंदिरा गांधी के समय में, और दूसरा किया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अब भारत ने इन किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत का कहना सिंपल सा था कि हम परमाणु शक्ति का कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी दूसरे देश ने हम पे परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया तो हम भी फिर अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम परमाणु से हम बिजली उत्पन्न करने की कोशिश करें, जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए विकास की ओर एक राह को चुनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पार्ट 3 जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर दोस्तों आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।